की फ्रेम्स एडिटिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा टेक्निक जो तुम्हारी एडिटिंग गेम को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये वही की फ्रेम्स है जिसको तुम सिर्फ जूम इन जूम आउट साइड मूव अप डाउन मूव के लिए यूज करते हो। बट मेरे भाई, की फ्रेमिंग की एक पूरी दुनिया है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। की फ्रेमिंग की वो दुनिया जहां तुम्हारा सामना होता है लीनियर, बेजियर, होल्ड, टेम्पोरल, स्पेशियल जैसे एडवांस चीजों से, जिन्हें यूज कर करके बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियोज को प्रो बनाते हैं। तो हम लोग पीछे क्यों रहे भाई, चलो मैं और तुम मिलके इस की फ्रेमिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। साथ ही इस वीडियो के खत्म होने तक तुम एक से एक जबरदस्त एडिटिंग कर पाओगे, जैसे मर्फ एनिमेशन, लोगो पप एनिमेशन, गन एनिमेशन, माउस क्लिक एनिमेशन एंड मच मच मोर। बट वेट, मुझे पहले से पता था कि इस वीडियो को दो टाइप्स के लोग देखेंगे। पहला, जिनको की फ्रेमिंग के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, और दूसरा वो लोग जो की फ्रेमिंग यूज तो करते हैं बट जब भी एडवांस की फ्रेमिंग की बात आती है तो वहां पे हक देते हैं। इसलिए वीडियो को बेसिक से खत्म करके एडवांस की ओर एंटर करेंगे। साथ ही नीचे टाइम स्टैम्प्स भी एडेड है, तो चाहो तो इंटरेस्टेड पार्ट पे जंप कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो व्हाट इज की फ्रेम? वेल, सवाल अच्छा है बट इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वहां चलना होगा जहां से की फ्रेमिंग का जन्म हुआ था। देखो, की फ्रेमिंग का कंसेप्ट एडिटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर से नहीं आया। ये कंसेप्ट आया है 1900 के एनिमेशन एरा से। उस टाइम ना कंप्यूटर था और ना ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जब कार्टून्स बनते थे सिर्फ पेपर और पेंसिल से, उस टाइम सीनियर आर्टिस्ट हर मूवमेंट के लिए 100 पोजेज नहीं बनाते थे, वो सिर्फ स्टार्ट एंड एंड पोजेज ड्रॉ करते थे। और इन सब से इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स को बोला जाता था की फ्रेम्स। और जो बीच की सारी ड्राइंग्स होती थी उन्हें जूनियर आर्टिस्ट धीरे धीरे कंप्लीट करते थे, जिनको इंडस्ट्री की लैंग्वेज में इन बिटवीनिंग कहा जाता था। फिर टाइम बदला, कंप्यूटर है, और वही पुराना एनिमेशन वाला कंसेप्ट डिजिटलाइज कर दिया गया। और फिर पूरे एडिटिंग इंडस्ट्री में की फ्रेमिंग अपना एक जगह बना लिया। इसलिए सिंपल शब्दों में की फ्रेमिंग का मतलब होता है मोशन को कंट्रोल करना। यानी कि तुम सिंपल एक लेयर के ऊपर स्टार्ट और एंड पॉइंट देके डिसाइड करते हो कि स्टार्ट में चीज कैसी होगी और एंड में चीज कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट पर ये शेप जहां है जैसा है, मैं उसे बिल्कुल वैसा ही रखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो एंड पॉइंट की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि उसका साइज ग्रेजुअली बड़ा हो जाए। अब जब तुम देखोगे तो शेप एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा जैसे मैंने चाहा था। एंड बस इसी प्रोसेस को एडिटिंग की दुनिया में की फ्रेमिंग कहा जाता है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन टीजी भाई, हम 3 4 या उससे ज्यादा की फ्रेम्स अपने टाइमलाइन पे ऐड करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि कौन सा पॉइंट स्टार्ट है और कौन सा पॉइंट एंड? तो देखो, होता ये है कि जितना भी की फ्रेम्स ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल 3 की फ्रेम्स टाइमलाइन के ऊपर अलग अलग टाइम स्टैम्प पे सेट है। लेट से तुमने फर्स्ट एंड सेकंड की फ्रेम पॉइंट के बीच में जूम इन वाला एनिमेशन दिए थे, लेकिन जैसे ही थर्ड की फ्रेम पॉइंट ऐड कर देते हो तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इससे पिछले वाला पॉइंट को अपना स्टार्ट पॉइंट मान लेगा। और जब 2 पॉइंट की जन्म हो जाए तो फिर से तुम चॉकलेट खा सकते हो। आई मीन सेकेंड एनिमेशन क्रिएट करवा सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट वाले पे जूम हुआ था, तो मैं सेकेंड वाले पे जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखोगे तो इसको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब जूम होके उसी टाइम जूम आउट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहीं पे सेकेंड एनिमेशन को हटा के और थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करके फोर्थ की फ्रेम्स ऐड कर दो, और अब थर्ड एंड फोर्थ के बीच सेम एनिमेशन करवा दो, तो अब देखोगे तो इसको रेस्ट करने का टाइम मिल गया। मीन्स सेकेंड और थर्ड की फ्रेम के बीच में जो गैप है वहां तक ये एनिमेशन रुका रहा और फिर एनिमेट हुआ। इसलिए इन 4 की फ्रेम्स में 3 एनिमेशंस बनेंगे, जिसमें फर्स्ट एनिमेशन का स्टार्ट और एंड इसको माना जाएगा, वैसे ही सेकेंड एनिमेशन का स्टार्ट और एंड इसको माना जाएगा, एंड थर्ड एनिमेशन का ये वाला। एंड दैट्स वेरी सिंपल। अब थ्योरी को साइड करके थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि की फ्रेमिंग एक्चुअली लगाते कैसे हैं। वैसे तो की फ्रेमिंग लगाने का ये 3 मेथड्स वर्ल्ड के सारे ही एडिटर यूज करते हैं। मेथड नंबर 1, लेयर के ऊपर 2 की फ्रेम्स पहले ही ऐड कर दो बिना ऑब्जेक्ट को टच किए हुए, और फिर जिस भी पॉइंट पे एनिमेशन देना है वहां पे प्ले हेड को सेट करो एंड ऑब्जेक्ट का वैल्यू को अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लो, एंड दैट्स इट, योर एनिमेशन इज रेडी। मेथड नंबर 2 ये है कि पहले एक पॉइंट ऐड कर लो और फिर मूव फॉरवर्ड करो वहां तक जहां से एग्जैक्ट एनिमेशन क्रिएट करवाना चाहते हो, एंड बस ऑब्जेक्ट का वैल्यू को चेंजेज कर लो। तो देखोगे तो एंड की फ्रेम ऑटोमेटिकली टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगी, एंड साथ ही साथ एनिमेशन विल बी रेडी।
एक और एग्जाम्पल से समझ लो, मान लो मुझे इस फुटबॉल को छोटा से बड़ा दिखाना है। उसके लिए मैं फिर से दो की फ्रेम्स ऐड कर दूंगा बिना किसी को टच किए हुए। अब ये एप्लीकेशन क्या करेगा कि दोनों पॉइंट का साइज को याद कर लेगा। अब स्टार्टिंग वाले पे जाके और इस फुटबॉल को स्केल आउट करूं तो ये एप्लीकेशन को पता चल गया कि स्टार्टिंग पे चेंजेज हुआ है, इंड पे नहीं। तो ये अब कोशिश करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इंड तक आते आते एक्चुअल साइज में हो जाए। अब अगला जो मेथड है ना भाई, वो मोस्टली मोशन ग्राफिक टाइप्स एडिट में यूज किया जाता है। मेथड नंबर 3, टाइमलाइन पे बिना कुछ किए 3 की फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ और फिर मिडल के की फ्रेमिंग पॉइंट पे प्ले हेड को सेट करके इसको स्केल डाउन कर देता हूँ। अब ये बात सॉफ्टवेयर रीड कर चुका है कि इसने मिडल पे चेंजेस किया है, ना कि स्टार्ट और इंड पे। इसलिए अब ये कोशिश करेगा कि पहले ये ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस ना हो, फिर चेंजेस करेगा, देन फिर इसको नॉर्मल कर देगा। एक चीज समझना जरूरी है कि अगर तुम की फ्रेमिंग का डिस्टेंसेस को जितना पास रखोगे उतना स्पीड से एनिमेट होगा, और जितना दूर रखोगे उतना ही स्लो एनिमेट होगा। इसको ऐसे समझो, की फ्रेमिंग का डिस्टेंस एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का ट्रेवलिंग टाइम होता है। मतलब ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कितना टाइम मिल रहा है। अगर डिस्टेंस कम है तो ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट जल्दी से अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। वही अगर डिस्टेंस बढ़ी तो ट्रेवलिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट भी थोड़ी सी लेट अपनी जगह पे पहुंचेगी। एंड दिस इज हाउ द की फ्रेम वर्क्स। और जब काम की बात चली रही है तो इसको और ज्यादा सिंपल कर देता हूँ। देखो, दुनिया का कोई भी की फ्रेम्स दो गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है, एक वैल्यू और दूसरा टाइम। वैल्यू यानी कि क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपासिटी, ईटीसी। और टाइम यानी कब हो रहा है, टाइमलाइन पर किस मोमेंट पर वो वैल्यू सेट है। और जब ये दोनों चीज फिक्स हो जाती है तो सॉफ्टवेयर उनके बीच का मूवमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसी को एडिटिंग की दुनिया में एनिमेशन या इंटरपोलेशन कहते हैं। नाउ की फ्रेमिंग कैसे काम करता है ये तो तुम समझ चुके हो, बट द रियल क्वेश्चन इज की फ्रेमिंग को मास्टर कैसे किया जाए। जैसे खाना बनाने से पहले इंग्रेडिएंट तैयार करने पड़ते हैं, वैसे ही की फ्रेमिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए उसकी फाउंडेशन समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे काम आता है द बेसिक प्रॉपर्टीज। की फ्रेम्स को मोस्टली 4 चीजों के लिए ऑपरेट की जाती है, जिसमें से पहला पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर कहाँ रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से राइट साइड तक मूव करूँ तो मैं सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। दूसरा स्केल, दैट मीन किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा या छोटा करना। जैसे एक शेप छोटा स्टार्ट हो और धीरे धीरे स्क्रीन पर बड़ा होता चला जाए तो ये एक स्केल एनिमेशन है। तीसरा रोटेशन, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट का घूमना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्क्वायर शेप अपनी जगह पर रहते हुए गोल गोल घूमने लगे तो हम कहते हैं कि उस पर रोटेशन अप्लाई हुआ है। एंड चौथा ओपासिटी। ओपासिटी डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट कितना विजिबल या इनविजिबल है। जैसे कोई टेक्स्ट धीरे धीरे गायब हो जाए या सडनली अपीयर हो तो वहां पे ओपासिटी चेंज हो रही होती है। तो भाई, इन सारे स्टेप्स को समझ के मैंने कुछ ऐसा एनिमेशन बना तो दिया, बट स्टिल समथिंग फेल्ट ऑफ, जैसे इसके अंदर जान ही ना हो। तब समझ आया दरअसल प्रॉब्लम एनिमेशन में नहीं है, इमोशन में है। एंड तुम मानो या ना मानो, 90% एडिटर यही चीज को मिस कर देते हैं एंड उनका की फ्रेमिंग बोरिंग बन जाता है। तो यही चीज को फिक्स करने के लिए एक टूल की एंट्री होती है, दैट इज ग्राफ एडिटर। ओके, तो ग्राफ एडिटर तुम्हें वो शक्ति देता है कि तुम एनिमेशन की स्पीड, टाइमिंग और फील अपने हिसाब से कंट्रोल करो। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर सिचुएशन का हिसाब किताब सेम नहीं होता और हर एनिमेशन को अलग फील चाहिए होती है। इसलिए ग्राफ एडिटर में हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशंस, जैसे कि लीनियर, इज इन, इज आउट एंड होल्ड जैसे इंटरपोलेशंस मिल जाती है। तो चलो इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर में मूवमेंट की स्पीड स्टार्ट से एंड तक सेम रहती है, इसलिए एनिमेशन थोड़ी फ्लैट एंड रोबोटिक लगती है। तो हमें तो एनिमेशन बनाना है ना, डस्टबिन थोड़ी बनाना है। एंड यही रीजन है कि हमें दूसरे इंटरपोलेशन को यूज करना मजबूरी बन जाता है। अब देखो, गाड़ी स्टार्ट होते ही सीधा 100 की स्पीड पर नहीं पहुंच जाती, पहले वो धीरे धीरे चलती है और फिर स्पीड पकड़ती है। तो एग्जैक्टली इसको बोलते हैं ईज आउट इंटरपोलेशन। तो चलो इस बोरिंग एनिमेशन में ईज आउट को अप्लाई करते हैं एंड हियर इज द क्रेजी रिजल्ट। नाउ वापिस गाड़ी वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। जब वही गाड़ी अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचती है और जब ब्रेक दबाते हो तो वो एकदम से रुकता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे रुकता है। एंड एग्जैक्टली इसको बोलते हैं ईज इन इंटरपोलेशन। अब फिर से सेम बोरिंग एनिमेशन में ईज इन का तड़का दे देते हैं एंड ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
है ना कमाल की चीज। अब इससे भी और ज्यादा कमाल तब होगा जब हम इज इन इज आउट दोनों को एक साथ अपने बोरिंग एनिमेशन पे लगाएंगे तो एक कुछ इस तरीके का मास्टर एनिमेशन बन जाएगा। एंड मजे की बात बताऊं, 99% यूट्यूबर्स या एडिटर्स इसी ग्राफ को यूज करते हैं। इसलिए थोड़ा इस ग्राफ पे नजर मारोगे ना तो पीक वाला हिस्सा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ी है, लेकिन वही डिप वाली हिस्सा इंडिकेट कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड घटी है। नाउ चलो अब थर्ड इंटरपोलेशन की बात करते हैं। ओके, सो होल्ड इंटरपोलेशन एक बल्ब और स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही स्विच दबाया लाइट इंस्टेंट गोज ऑन एंड ऑफ, मतलब मूवमेंट अचानक स्टार्ट होगा, बीच में कोई स्मूथ एनिमेशन नहीं होगा और फिर फ्रेम सीधा जंप करेगा नेक्स्ट पोजीशन पर। इसलिए होल्ड इंटरपोलेशन ज्यादातर यूज होता है जैसे कि सडन रिएक्शन दिखाने के लिए, कैमरा मूवमेंट के लिए, या शार्प कट जैसे इफेक्ट लाने के लिए। तो चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं लाइट मोशन को ओपन करके रखा हूँ। अब इसके अंदर हम कैमरा मूवमेंट करने वाले हैं, तो फटाफट से प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक वर्ल्ड मैप को ऐड कर लेता हूँ सो दैट इसके ऊपर एक्सप्लेन कर पाऊँ। आफ्टर दिस इसका टाइमलाइन को एक्सटेंड कर देंगे 5 सेकेंड तक, कुछ इस तरीके से। एंड इतना करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन पर आकर बैक कर लेना है। एंड जब कैमरा मूवमेंट की बात चली रही है तो इसमें कैमरा का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसके लिए प्लस पे टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे कैमरा दिख जाएगी, सो क्लिक ऑन इट। ओके, सो जब कैमरा ऐड कर लो तो अब नल की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से बैक करके अगेन उसी जगह पे जाएंगे, लाइक प्लस पे टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे नल दिख जाएगी, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब नल ऐड करने के बाद इसका टाइमलाइन को फिक्स करना जरूरी है सो दैट हम आगे ड्रैग कर लेते हैं और सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिससे कि टाइमलाइन सही हो जाएगी। अब फिर से स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। अब जो कैमरा लेयर है इस पे टैप करके ऊपर से पेरेंटिंग लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको नल 1 के साथ पेरेंट कर देना है और फिर यहाँ से हम बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि कहाँ से हमें कैमरा मूवमेंट स्टार्ट करवाना है। तो लेट से मैं 2 सेकेंड के बाद कैमरा मूवमेंट स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, तो 2 सेकेंड टाइम स्टैम्प पे जाके सिंपल कैमरा लेयर पे क्लिक करके और इसी जगह पे इसको स्प्लिट कर देना है, सिंपल इस पे टैप करके। अब देखोगे तो कैमरा लेयर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको कैमरे के पास ही लेके आ जाओ ताकि दोनों एक ही जगह पे रहे। आफ्टर दिस यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव कैमरा व्यू को ओपन कर लेते हैं और फिर इसी पे टैप कर देंगे। अब जो इस सेकेंड वाला कैमरा है ना, इस पे क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके अपने डिजायर लोकेशन को ट्रैक कर लेना है। मीन्स मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, जेड एक्सिस पे क्लिक करके इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। एंड जब इतना कर लो तो बैक करके स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाओ और फिर यहाँ पे हम 2 एनिमेशन ऐड करेंगे, एक हमारे पूरी वीडियो में चलती रहेगी और दूसरा ट्रांजिशन के लिए। तो सबसे पहले पूरी वीडियो का जो एनिमेशन है उसको एनिमेट कर लेते हैं। तो नल 1 पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे एक की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में जाएंगे यहाँ पे और फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, समथिंग कुछ इस तरीके से। एंड जब इतना हो जाए तो इसको स्मूथ करने के लिए ग्राफ वाले ऑप्शन पे जाके इस 4th वाले ग्राफ को अप्लाई कर देते हैं। अब फिर से बैक कर लेते हैं और ये एनिमेशन कुछ ऐसा बन चुका है। अब देखो होने को तो काफी सही हो गया बट प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं हुआ। इसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन पर जाकर और फिर से हमें एक और नल ऐड करना है, तो प्लस पे टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके नल को ऐड कर लेता हूँ। नाउ अगेन एज यूजुअल इसका टाइमलाइन को हम फिक्स कर लेंगे और फिर स्टार्टिंग पे आकर बैक कर लेते हैं। अब नल 1 पे क्लिक करके इसको पेरेंटिंग लेयर से नल 2 को पेरेंट कर देते हैं और फिर यहाँ से बैक करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि जो कैमरा का सेकेंड लेयर है यानी कि ए वाला, इसके थोड़ा पीछे ही रहना है और फिर क्लिक करना है नल 2 पे जो अभी हम लोगों ने ऐड किया था और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं। अब बिल्कुल थोड़ा आगे करके लाइक यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, समथिंग कुछ ऐसा, और एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको मिडल में सेट कर लेंगे। एंड जब इतना हो जाए तो अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ से मैं फटाफट से ग्राफ को अप्लाई कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा फास्ट हो रही है। तो एक काम करते हैं, जो की फ्रेमिंग पॉइंट है इसको पकड़ के थोड़ा आगे ड्रैग कर लेते हैं और फिर से चेक कर लेंगे।
सही है, बट मेरे ख्याल से जो पीछे वाला की फ्रेमिंग है इसको थोड़ा पीछे करना जरूरी है। हाँ, अभी सही है। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है, यहाँ से बैक करके जो वर्ल्ड मैप है उस पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे, एड इफेक्ट, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं मोशन ब्लर, ताकि ये काफी सही हो जाए। और यहाँ पे हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है, आई मीन कैमरा मूवमेंट का काम खत्म हो गया है। एक बार मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। सही है। सो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ग्राफ एडिटर के हिडन कंट्रोल्स जो एनिमेशन को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, विच आर टेम्पोरल एंड स्पेशियल। अब इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो टेम्पोरल इज इन इज आउट का ही दूसरा नाम है, बट इससे सिर्फ स्पीड कंट्रोल होती है। और मजे की बात यह है कि ये वाला हमें मोबाइल वर्जन में भी मिल जाता है, लेकिन जो स्पेशियल है वो एक एडवांस कंट्रोल के साथ आता है, जिसमें तुम की फ्रेमिंग की पाथ की हैंडल्स को यूज करते हुए कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स तुम्हें ऑब्जेक्ट की पाथ को जैसा शेप देना है वैसा दे सकते हो, जिससे चीजें और ज्यादा नेचुरल हो जाती है। बट ये कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली अभी तक मोबाइल पे अवेलेबल तो नहीं है, बट हाँ पीसी सॉफ्टवेयर पे जरूर मिल जाती है। बट एक या टेक जेलब्रेक भाई हमें तो सिर्फ 3-4 इंटरपोलेशंस की बातें बता रहे हो, लेकिन जब हम एलाइट मोशन के ग्राफ एडिटर में जाते हैं तो वहां पे इतने सारे टेढ़े मेढ़े लाइन देख के ही दिमाग घूम जाता है। तो इसका क्या करें? तो देखो, एक्चुअली हुआ ये है कि ये जितने भी ग्राफ्स है ये सब एक प्रीसेट है जो इन 4 इंटरपोलेशन से इंस्पायर्ड होके बनाया हुआ है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ी देर पहले जो इंटरपोलेशंस एंड ग्राफ रीडिंग के बारे में बात करी उसको समझ लो, उतना काफी है। और वैसे भी इसमें से 2 ग्राफ्स 99.9% यूज होती है, एक ए इज इन इज आउट वाला और दूसरा ए वीगल वाला। बाकी को टाटा बाय बाय बोल सकते हो। जब यहाँ तक बात हो गई हो तो अब बात करते हैं वॉल्यूम एनिमेशन की। इस टेक्निक में हम की फ्रेम्स की हेल्प से वॉल्यूम को स्मूथली अप या डाउन करते हैं, जिससे कि 2 म्यूजिक के बीच एक प्रॉपर ट्रांजिशन क्रिएट हो। एग्जाम्पल के लिए इसको देखो। एक प्रो एनिमेशन सिर्फ पोजीशन तक लिमिट नहीं होती। जैसे सिंपल चाय में जब थोड़ी सी इलायची डाली जाती है तो चाय वही रहता है, लेकिन उसका टेस्ट और फील दोनों बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि स्केल और ओपासिटी का तड़का देके एनिमेशन का फील बदल सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड लेयरिंग की फ्रेमिंग। और मजे की बात बताओ, ये टेक्निक मोशन ग्राफिक स्टाइल एडिटिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो चलो आ जाओ प्रैक्टिकल से समझते हैं। ओके, सो अब इस टेक्निक को यूज करके एक मोशन ग्राफिक बनाते हैं। तो प्लस पे टैप करके यहाँ से सर्कल शेप को उठा लेंगे। अब बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पे जाके स्ट्रोक को इनेबल कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं क्लिक करके व्हाइट कलर को चूज कर लेता हूँ, और फिर बैक करके स्लाइडर को स्लाइड करते हुए थोड़ा सा स्ट्रोक साइज को बढ़ा लेंगे। समथिंग इसको मैं 25 कर दिया हूँ, और फिर यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब कलर एंड फील वाले ऑप्शन पे जाके कलर को बंद कर देते हैं यहाँ पे टैप करके, और फिर यहाँ से बैक करेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से 1 सेकेंड आगे जाएंगे कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे भी एक की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग वाले की फ्रेमिंग पॉइंट पे जाकर इसको स्लाइड करते हुए बिल्कुल 0 कर लेंगे। एंड जब इतना कर लो तो ये जो लास्ट वाला की फ्रेमिंग पॉइंट है यहाँ पे टैप करके जाओ, और फिर इसको स्लाइड करके थोड़ा बड़ा कर लो जितना तुम्हें चाहिए। समथिंग में कुछ इतना कर लेता हूँ। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे बैक करके स्टार्टिंग पोजीशन पर जाएंगे, और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाकर यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ। अब फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे जंप कर लेंगे, और फिर यहाँ पे मैं इसको 0 कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई करना ऑप्शनल है, तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब आगे का जो भी स्टेप है बहुत ही सिंपल है। प्लस पे टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी एम्प्टी ग्रुप का, तो इसको ऐड कर लेते हैं। और जब ऐड कर लो तो यहाँ से बैक करके दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, और फिर ऊपर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि एक ग्रुप बन जाएगी। अब बस हमें करना यही है कि इसको बस डुप्लीकेट करके उसका स्केल डाउन या स्केल अप कर देना है। तो पहले तो मैं एक बार प्ले कर लूं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे वाला पार्ट को हटा देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है। अब फिर से लेयर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्लिक करके और इसको डुप्लीकेट लेयर करूंगा, और जो डुप्लीकेट हुआ है इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करके लाइक पहले से थोड़ा सा आगे कर लेंगे।
थोड़ा और आगे कर लेते हैं और फिर जो डुप्लीकेट हुआ है उस पर क्लिक करके मूव इन ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और फिर स्केल पे जाके इसको चाहो तो तुम बड़ा कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये कुछ ऐसा बन चुका है। अब इसी को कॉपी करके सेम मेथड को फॉलो कर लेना। तो मैं फिर से आगे करके और स्केल वाले ऑप्शन पे जाके थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो कितना सही हो गया है। और डेफिनेटली तुमने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो में मैप के ऊपर इसको शो किया जाता है ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये टेक्निक बहुत काम आती है, तो इसको ट्राई जरूर करना। जब ये फाइनल कर लो ना, तो इसमें क्या करना, इन सारे को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लो और फिर यहाँ पे जो ग्लो इफेक्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फटाफट से अप्लाई कर लेता हूँ एंड ये कुछ ऐसा हो चुका है जो कि ऑफ कोर्स काफी मस्त लग रहा है। अभी तक हमने कुछ रियल प्रैक्टिकल एनिमेशन सीखी जहां हर मूवमेंट अपनी जगह पर अलग अलग की फ्रेम से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइमलाइन पे लेयर्स बढ़ने लगती है और ऐसे में लेयर्स को अलग अलग कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तब जाके एक साइंटिस्ट मिस्टर टेक जेलब्रेक एक कंसेप्ट लाते हैं, पेरेंटिंग एंड नल ऑब्जेक्ट का। ओके, तो इस टेक्निक में दरअसल होता यह है कि हम डिफरेंट लेयर को एक सेंट्रल कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर सिर्फ एक मूवमेंट से सब कुछ स्मूथली एनिमेट हो जाता है। इतना ही नहीं, 3D एडिटिंग में भी की फ्रेमिंग को यूज करके सीन को काफी स्मूथ बनाई जाती है। प्रैक्टिकली बताऊं, आ जाओ। ओके, सो अगर तुम मेरा रेगुलर वीडियो देखते हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि पेरेंटिंग एंड नल क्या होता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। प्लस पे टैप करके यहाँ से मैं पहले तो एक सर्कल शेप को ले लेता हूँ और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज को जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। तो मैं कुछ इतना कर लेता हूँ और जब इतना हो जाए तो यहाँ से मैं फटाफट से बैक करके 2 3 या 4 जितना हो सके हम शेप को ऐड कर लेंगे यहाँ से। तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। लाइक इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं रख लूंगा। तो इस तरीके से एक नहीं बल्कि 5 लेयर्स हो गई है। अब मान लो कि मुझे सारे लेयर्स में रोटेशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे एक एक लेयर में अप्लाई करना होगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन तुम पेरेंटिंग एंड नल लेयर की टेक्निक से इस चीज को इजी बना सकते हो। मान लो मुझे इसमें रोटेशन अप्लाई करना है तो मैं एक ही लेयर पे अप्लाई कर पाऊंगा और जिसके वजह से क्या होगा कि जो बाकी लेयर है उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक पेरेंट बनाना होगा। पेरेंट यानी कि एक घर का गार्जियन बनाना होगा जो सारे जो चाइल्ड होंगे उनको कंट्रोल करेगा। तो इसमें मैं पेरेंट बनाऊंगा सर्कल को। तो इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, तुम चाहो तो किसी को भी बना सकते हो। और फिर क्या करेंगे कि एक एक करके जो बाकी लेयर्स है उस पे क्लिक करेंगे और ऊपर पेरेंटिंग एंड नल वाला लेयर मिल जाएगी, तो इस पे क्लिक करके सर्कल 1 को चूज कर लेंगे। अब वो पेरेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर। अब फिर से जो बाकी था उसको भी सेम चीज करेंगे, यानी कि सबको कनेक्ट कर देना है सर्कल 1 के साथ। सो दैट्स इट, यहाँ पे मैंने सारे को कनेक्ट कर दिया है सर्कल 1 के साथ। अब सर्कल 1 पे जाते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और फिर रोटेशन पे जाके यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे करके अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो देखना, मैं तो इसको अप्लाई कर रहा हूँ सर्कल 1 पे, लेकिन बाकी चीजें उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। और फिर इसके बीच में क्या करूंगा कि ग्राफ अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। और ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम खाली इसको रोटेट ही कर सकते हो, बल्कि इसमें जो भी एनिमेशंस देना है, जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे उसी तरीके से जो बाकी लेयर्स है वो रिएक्ट करेगा। तो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज की जाती है वीडियो एडिटिंग में, तो बस इसको अप्लाई करना। नाउ थोड़ी सी तुम्हारी की फ्रेमिंग जर्नी को स्मूथ एंड स्पीड अप करने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप के अंदर की फ्रेमिंग असिस्टेंस मिल जाती है। देखो, इस टेक्निक को एक प्रीसेट का नाम देना गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बनी बनाई ग्राफ्स मिल जाती है जिसे तुम एक कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को सिर्फ एक क्लिक में क्रिएट कर देते हो। बट एनिमेशन तब तक कंप्लीट नहीं लगती जब तक मूवमेंट नेचुरल फील ना दे, और नेचुरल फील तब आती है जब मोशन रियल वर्ल्ड की तरह थोड़ा सॉफ्ट दिखे, ना कि बिल्कुल शार्प। पहले तुम इस वीडियो को देख लो।
डिफरेंसेस तुम्हारे सामने है, यानी कि ये एक छोटा सा एफएक्स एनिमेशन की क्वालिटी को नॉर्मल से सिनेमैटिक फील तक लेके जा सकता है और इसीलिए मोशन ब्लर एडिटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नाउ बारी आ चुकी है उस मोमेंट का जिसके लिए तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे, विच इज एडवांस एडिटिंग बाय जस्ट यूजिंग द की फ्रेम्स। ओके, सो मॉर्फ एनिमेशन को मोशन ग्राफिक स्टाइल वीडियो में काफी ज्यादा यूज की जाती है, तो चलो फटाफट से हम सीख लेते हैं। तो प्लस पे टैप करके राउंडेड रेक्टेंगल शेप को उठा लेते हैं और फिर इसका साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो एडिट शेप पे जाके इसका साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, समथिंग कुछ इतना, और फिर वाई पे क्लिक करके इसको मैं इतना बढ़ा लेता हूँ। एंड जब इतना हो जाए तो अब इसका जो कॉर्नर्स है उसको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं रेडियस पे क्लिक करके इस तरीके से। और जब इतना हो जाए तो अब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो सो दैट ये शेप काफी सही लगे। तो यहाँ से बैक करके इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ ग्रेडियंट ओवरले। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेंगे। नाउ यहाँ पे अपने डिजायर कलर को चूज कर लेना। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से ये वाला भी काफी सही है एंड ये वाला मुझे काफी सही लगा बाय द वे, तो इसी को मैं रहने दूंगा। और फिर यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मॉर्फ एनिमेशन में क्या होता है कि की फ्रेमिंग का ज्यादा रोल होता है। मॉर्फ एनिमेशन में इसका शेप को चेंज करना होता है। तो मान लो कि पहले तो मैं सर्कल दिखाना चाहूंगा और सर्कल के बाद ए वाला शेप आ जाए, यानी कि सर्कल से राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो उस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, एडिट शेप पे जाऊंगा। तो मैं फटाफट से एक की फ्रेम अप्लाई कर लेता हूँ साइज पे, रेडियस पे जाके वहां पे भी एक की फ्रेम अप्लाई कर लूंगा। अब थोड़ा सा आगे करके लाइक यहाँ पे जाएंगे 2 सेकेंड तक या 1 सेकेंड पे ही जाते हैं और फिर यहाँ पे भी की फ्रेमिंग अप्लाई कर देंगे रेडियस और साइज पे, दोनों पे। अब देखो जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेमिंग था उस पे जाओ और इसको क्या करना है कि इस तरीके से हम इसको छोटा करेंगे एंड वाई पे क्लिक करके इसको भी हम छोटा करेंगे। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं कुछ इतना, यानी कि सर्कल कितना साइज में चाहिए वो डिसाइड कर लेना। अब रेडियस पे जाके रेडियस को जितना तुम इस तरीके से बढ़ाओगे ना वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंप्लीट सर्कल नहीं बन रही है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से फिक्स कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा हम बड़ा करके फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल बन चुका है। अब ये कुछ ऐसा बन चुका है, बट ये अभी टट्टी दिख रही है, बट कोई इशू नहीं है। इसके बीच में हम बाउंस एनिमेशन क्रिएट करवाएंगे ताकि ये नेचुरल लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे जाके राइट हैंड साइड के सेकेंड वाले ग्राफ पे क्लिक करेंगे और फिर सेकेंड लाइन के सेकेंड वाले ग्राफ को टच कर देते हैं और फिर इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे। अब ये कुछ ऐसा बन चुका है, बट अभी उतना सही नहीं लगेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर्व, फिर बैक करके साइज पे जाके यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे। अब देखो एक बार मैं बैक करके दिखाता हूँ, देखो कितना सही हो गया है। सर्कल से राउंडेड रेक्टेंगल शेप और फिर चाहो तो यहाँ से फिर से सर्कल में कन्वर्ट करवा सकते हो। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसका टाइमलाइन को और फिर हम जाते हैं यहाँ पे और फिर एडिट शेप पे जाएंगे और फिर यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब यही से मैं चाहता हूँ सर्कल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से हम की फ्रेमिंग अप्लाई कर लेते हैं साइज पे, रेडियस पे भी की फ्रेमिंग अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा आगे करके लाइक यहाँ पे जाके और इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम करेंगे, साइज पे जाके इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इतना, वाई पे क्लिक करके इसको भी छोटा करेंगे, रेडियस पे जाके इसको इस तरीके से मैं बढ़ा लेता हूँ। अभी भी तुम्हें लगे कि सर्कल नहीं बन रही है तो यहाँ से एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे बन चुकी है। अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई करेंगे, सेम ग्राफ को जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोनों में और ये एनिमेशन बन चुका है। देखो सर्कल से पहले रेक्टेंगल शेप हुआ, उसके बाद फिर से सर्कल में आ गया। अब देखो इस टेक्निक से तुम चाहो तो अलग अलग शेप कन्वर्ट करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल और सर्कल ही होगा, और भी शेप चाहो तो इसमें बनवा सकते हो। एक और चीज मैं बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मैं दिखा पाऊँ और फिर यहाँ मैं पीछे करता हूँ और इस जगह से हम इस चीज को चेंज करेंगे। तो एडिट शेप पे जाओ, यहाँ पे मैं की फ्रेमिंग दे देता हूँ साइज और रेडियस पे और फिर थोड़ा आगे करके लाइक यहाँ पे साइज पे क्लिक करके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और वाई पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लूंगा कुछ इतना, ताकि लगे कि एक टेक्स्ट बॉर्डर बन गया। अब इसके बीच में सेम ग्राफ को पेस्ट कर देते हैं, बस हो गया काम। तो इस मेथड को यूज करके तुम काफी बढ़िया बढ़िया सा मॉर्फ करवा सकते हो
तो जाओ और इस टेक्निक को अप्लाई करो। ऑल राइट, तो अब इस लोगो पॉप एनिमेशन क्रिएट करवाने के लिए अगेन पहले वाला ही मेथड थोड़ा थोड़ा यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस पे टैप करके यहाँ से जो राउंडेड रेक्टेंगल शेप है उसको उठा लेते हैं। अब इसका साइज को जो एक लोगो होता है ना उसके साइज का बना लेंगे। तो एडिट शेप पे जाके थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब वाई एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। रेडियस पे जाके इसको कुछ इतना कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे देख सकते हो रेडियस का जो नंबर है ना वो 135 है। थोड़ा और छोटा चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ से मैं छोटा ही कर लेता हूँ। एंड जब इतना कर लो तो अब इसका कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ग्रीन कलर को चूज करूंगा और फिर इसके ऊपर जो भी लोगो शो कराना चाहते हो उसका पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ से पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये वाला पीएनजी है, इसको ऐड करूंगा। अब देखो पीछे का जो शेप है ना उसका कलर और इसका कलर सेम हो गया। तो क्या करेंगे, इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सॉलिड को अप्लाई कर लेता हूँ या फिर टिंट भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं व्हाइट कलर को चूज कर लेता हूँ ताकि ये व्हाइट कलर का बन जाए। अब यहाँ से बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे जाके इसको छोटा करके कोशिश करेंगे कि इसके बीच में रहे। और ये इतना साइज में काफी मस्त लग रही है। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। तो लग रही है ना ओरिजिनल व्हाट्सएप का लोगो। एंड जब इतना हो जाए तो अब बारी है इसमें जान डालने की। आई मीन की फ्रेमिंग को यूज करके इसको एनिमेट करवा लेते हैं। और वो भी एनिमेशन कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि एप्पल स्टाइल में। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो बारी है जो शेप है उस पे क्लिक करेंगे और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर लेता हूँ। अब रोटेशन वाला प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पे भी एक की फ्रेम अप्लाई कर लेता हूँ। स्केल पे जाके यहाँ पे भी की फ्रेमिंग अप्लाई कर लेंगे। अब देखो कितना सेकेंड में इसको एनिमेट करवाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड में एनिमेट हो जाए। तो 1 सेकेंड टाइम स्टैम्प पे जाके कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पे की फ्रेमिंग अप्लाई कर देता हूँ, मतलब स्केल प्रॉपर्टीज पे। रोटेशन पे भी जाके की फ्रेमिंग अप्लाई करूंगा। पोजीशन पर जाकर यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग वाले पे जाएंगे और फिर एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक रहते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड जब इतना हो जाए तो रोटेशन पे जाके इसको रोटेट भी कर लेंगे कुछ इतना। अब स्केल पे जाके इसको मैं 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 भी कर सकते हो या थोड़ा कम ही कर लेते हैं, 0 नहीं करेंगे। एंड जब इतना हो जाए तो अब इसके बीच में हमें ग्राफ अप्लाई करना है। और ग्राफ कौन सा अप्लाई करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो ग्राफ पे जाएंगे और राइट हैंड साइड के सेकेंड ग्राफ को अप्लाई करेंगे। फिर से सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ये जो हैंडल है ना इसको इस तरीके से खींच लेना और फिर इसी को कॉपी कर्व करूंगा यहाँ से और बैक कर लेते हैं। तो याद रहे कि ये जो हम लोगों ने ग्राफ अप्लाई किया था वो स्केल पे हुआ है, रोटेशन और पोजीशन अभी बाकी है। तो रोटेशन पे जाके ग्राफ पे जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो रोटेशन का भी काम हो गया, पोजीशन पे जाके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है जो कि आई थिंक काफी मस्त हो गया। तो अब ये देखोगे ना तो स्टार्टिंग से ये आ रही है इस तरीके से, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से मैं बैक करके एक काम कर लेता हूँ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके यहाँ पे की फ्रेमिंग अप्लाई कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे की फ्रेमिंग अप्लाई करूंगा। स्टार्टिंग पे जाके इसको 0 कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बनके रेडी हो गया है जो आई थिंक ये काफी मस्त हो गया। सो अब बारी है जो पीछे वाला व्हाट्सअप लोगो पीएनजी है ना उसको एनिमेट करने की। तो उसको एनिमेट करने से पहले आगे ड्रैग कर लेते हैं इस पे क्लिक करके और फिर ये जो टाइम स्टैम्प दिख रही है ना उस पे क्लिक कर देंगे जिससे कि वो सिलेक्ट हो जाएगी टाइम स्टैम्प। अब यहाँ से बैक करके स्टार्टिंग पोजीशन पर जाओ और जो व्हाट्सअप लोगो है इस पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम अप्लाई कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाके यहाँ पे भी की फ्रेमिंग अप्लाई कर लेंगे। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो मार्क लगाए थे हम लोगों ने टाइम स्टैम्प पे उस पे जंप कर लेते हैं और फिर यहाँ पे भी की फ्रेमिंग अप्लाई कर लेता हूँ दोनों पे। अब स्टार्टिंग पे जाएंगे और इसको ड्रैग करके इस वाले जगह पे लेके जाता हूँ और साथ ही साथ स्केल पे जाके इसको मैं छोटा करूंगा कुछ इतना। चाहो तो बिल्कुल 0 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं 0 कर लेता हूँ। अब इसके बीच में सेम ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने कॉपी ऑलरेडी करके रखा है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ दोनों पे, पोजीशन और स्केल पे, और ये कुछ ऐसा बन चुका है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रही है क्योंकि व्हाट्सएप का पीएनजी है ना वो बाहर आ रही है इस शेप से। तो हम इसको चुटकियों में फिक्स कर सकते हैं। कैसे करना है, पीएनजी पे क्लिक करो और जो ऊपर दिख रही है ना 3 डॉट्स उस पे क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो एंड बस तुम्हारा काम हो गया है।
जो कि ऑफ कोर्स काफी सही है। अब चाहो तो इसमें ग्राफ के साथ खेल के इसको और बेटर कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की जरूरत है, तो इस पार्ट को स्किप करते हैं। अब इसमें चाहो तो एक और इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो सो दैट ये काफी सही लगे। अब यहाँ से बैक करके स्टार्टिंग पे जाके प्लस पे टैप करके यहाँ से सर्कल शेप को ऐड कर लेता हूँ। अब कलर एंड फील में जाके ग्रीन कलर को चूज करके यहाँ से बैक करूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाके स्केल पे क्लिक करके यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे जंप करेंगे और फिर यहाँ पे इस शेप का साइज को बड़ा कर लूंगा कुछ इतना। और जब इतना हो जाए तो स्टार्टिंग पे जाके इसको हम 0 कर लेंगे, समथिंग कुछ ऐसा। अब इसके बीच में हम सेम ग्राफ को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं जो कॉपी किया था उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा करेक्शन करना बाकी है, तो स्टार्टिंग पे जाके बैक कर लो, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पे जाके यहाँ पे की फ्रेम दे दो और फिर जो ओपासिटी है इसको 50% कर लेंगे एंड फिर आगे जंप करते हैं और फिर इसको मैं 0 कर लेता हूँ। तो लो जी, हो गया हमारा काम। इसको हम ड्रैग करके नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये अभी ऐसा कुछ बन चुका है जो कि काफी सही लग रही है। बट इसमें एक और चीज कर सकते हैं, सर्कल पे क्लिक करो, इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट, और यहाँ पे तुम्हें गॉसियन ब्लर को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अप्लाई कर लेता हूँ और ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि ऑफ कोर्स काफी मस्त लग रही है। ओके, सो अब इस माउस क्लिक एनिमेशन के लिए भी एलाइट मोशन में ही करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बटन बना लेते हैं एक क्लिक हेयर वाला, तो प्लस पे टैप करके राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ले लेते हैं। अब अगेन इसका साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि अपना जो टेक्स्ट है इस पे आ जाए। रेडियस पे क्लिक करके इसका कॉर्नर्स को राउंडेड कर लेते हैं कुछ इतना 50% पे, एंड आई थिंक ये काफी मस्त हो गया है। अब बैक करके इसमें ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं ताकि वो बेटर लगे। तो इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे जाएंगे और इससे पहले जो ग्रेडियंट ओवरले ऐड किए थे सिंपल उस पे टैप कर लेते हैं। अब इसका कलर को अपने हिसाब से चूज कर लेना, तो मैं फटाफट से यहाँ से चूज कर लेता हूँ, जो सही लगे उसको रख लेना है। तो मुझे ये वाला काफी सही लग रही है, थोड़ा सा हम कलर को इस तरीके से बना लेते हैं एंड आई थिंक ये काफी सही है। अब बैक कर लेते हैं और फिर इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो प्लस पे टैप करके टेक्स्ट पे जाओ एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर को व्हाइट कर लेते हैं, साथ ही साथ साइज को बढ़ा लेंगे एंड जब इतना कर लो तो इसका फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं ताकि ये सही लगे। ये वाला बेटर लग रहा है, रोबोटो ब्लैक, इसको डन कर लेते हैं। और एक और चीज हम कर सकते हैं, इसका जो ओपासिटी है थोड़ा कम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं रखना है। नाउ यहाँ से मैंने एक इफेक्ट को डाउनलोड कर रखा था गूगल से, ये भी मिल जाएगी तुम्हें लाइन वाला, तो डाउनलोड कर लेना है इसको। अब इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ और फिर इसका ओपासिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक इसको 50% कर लेंगे। तो देखोगे तो एक काफी मस्त लुक देने लगा। अब बारी है इसमें कर्सर पीएनजी को ऐड करने की, तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, तुम भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ऐड तो कर दिया लेकिन ये ब्लैक कलर का है तो यहाँ पे नहीं दिख रही है ढंग से। तो क्या करेंगे, इसका कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो इफेक्ट्स पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट, या फिर ऐसे करते हैं ना, यहाँ से जाके ना इसका कलर को चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर को। तो ये वाला कलर को दे देता हूँ अभी के लिए, या फिर ये वाला दे देते हैं, लाइट ग्रे, काफी सही है। और फिर जो कर्सर पीएनजी है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कुछ इतना, एंड इसको यहाँ पे लेके आएंगे। कलर को अपने हिसाब से चाहो तो चूज कर सकते हो। तो इफेक्ट्स पे जाके इसका कलर को मैं बदल देता हूँ, तो सॉलिड कलर जो दिख रही है ना इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से व्हाइट कलर को चूज करूंगा। साथ ही इसमें हमें बॉर्डर एंड शेडो अप्लाई करना होगा ताकि सही लगे, तो शेडो पे जाके इसको इनेबल कर लेता हूँ एंड एक काफी मस्त हो गया है। नाउ यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ करेंगे ताकि उसी के हिसाब से जो कर्सर पीएनजी है वो रिएक्ट करे, सो दैट प्लस पे टैप करके यहाँ पे दिख जाएगी वेक्टर ड्राइंग, तो इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आके नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिलेगी तो इस पे क्लिक करेंगे ताकि वहां पे एक पॉइंट ऐड हो जाए। और फिर से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आके यहाँ पे भी पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे लेके आके और लास्ट वाला जो है इस पे ऐड कर लेंगे। अब ये वाला जो साइड है ना इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाओ और इस पॉइंट पे जा करके इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना, तो वहां पे इस तरीके से जो कर्व है ना इसका जो पाथ है उसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा। फिर से आगे जाके इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं सर्कल में, आई मीन कर्व में। फिर आगे जाके फिर इसको भी कर्व कर लेते हैं। अब इसको जहां रखना है वहां रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ
आई मीन जो ए वाला पॉइंट है यहाँ से कर्जर जाते हुए वहां पे अटैच हो जाएगा। तो अभी ए वाला काम तो हो गया है, तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। कलर एंड फिल में जाके इसका कलर को बंद कर देंगे। बैक करके बॉर्डर एंड शेडो पे जाके स्ट्रोक को इनेबल कर लो और फिर इसका कलर को अपने हिसाब से कर लेना। मेरे ख्याल से ये ब्लैक वाला काफी सही है। और फिर यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। एंड जब इतना कर लो तो ये वाला जो शेप है ना, इस पे क्लिक करो, इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट, और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी ड्रॉ ग्रेजुअली, तो इस पे क्लिक करेंगे। और अगर तुम इंड पे जाओगे तो ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग से एनिमेट हो गई है, देख सकते हो। मैं बैक करके दिखाता हूँ एक बार। तो इस तरीके से एनिमेट हो जाएगी। इसके बीच में ग्राफ दे देना ताकि बेटर लगे। तो यहाँ पे मैं ग्राफ अप्लाई कर लेता हूँ और इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं यार, काफी सही है। टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लाइक मैं 5 सेकेंड कर लेता हूँ। अब इन सारे को इस तरीके से सिलेक्ट करके आगे करूंगा और फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कर्जर पीएनजी को उसके ऊपर लेके आना है, इस शेप के ऊपर, और फिर इसी कर्जर पीएनजी पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट, और यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसका नाम है मूव एलोंग पाथ। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेते हैं। अब मूव एलोंग पाथ को ओपन कर लो और फिर इस तरीके से रोटेट कर लो पहले तो इस तरीके से रोटेट हो गई है। और प्रोग्रेस में जाके इस पे क्लिक करो, स्टार्टिंग पे जाओ, यहाँ पे की फ्रेम दे दो और थोड़ा सा आगे करके और इस तरीके से हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे जाके वो मैच कर जाएगा। इसके बीच में ग्राफ अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये बेटर लगे। सही है। अब ये तो हो गया है। अब यहाँ से बैक करके और इस शेप पे क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना लास्ट में, तो ये जो कर्जर पीएनजी है वो घूम गया है पूरा। तो एक पॉइंट ऐड करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ और फिर इसको इस तरीके से बना लूंगा। सही है, सही है। अब सही हो गया, देखो। अब इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, इस वाले शेप को, इसको। अब यहाँ पे एक स्केल वाला एनिमेशन क्रिएट करवा लेते हैं। तो पहले तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके ताकि वो सारा सिलेक्ट हो जाए। एंड देन करना ये है कि ये वाला जो शेप है ना, इस पे क्लिक करो और इसका नाम दे देते हैं बैकग्राउंड। अब जो क्लिक हेयर वाला टेक्स्ट है इस पे क्लिक करो और इसको लिंक कर दो किसके साथ, ये बैकग्राउंड के साथ। अब बैकग्राउंड पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, और स्केल पे क्लिक करके यहाँ पे की फ्रेम दे दो। फिर से थोड़ा आगे करके यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं। अगेन आगे करके यहाँ पे भी की फ्रेम देंगे। अब जो सेकेंड वाला है ना, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब मिडल वाला जो है ना, इस पे जाओ और इसको एकदम से छोटा कर लो, कुछ इतना। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और जो कर्जर पीएनजी है इस पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, स्केल पे जाओ और सबसे पिछले वाले की फ्रेमिंग पॉइंट पे जाके यहाँ पे की फ्रेम दे दो। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मिडल पे जाके यहाँ पे भी की फ्रेम दे देता हूँ। अब लास्ट वाले पे भी जाके की फ्रेम दे देता हूँ। अब मिडल पे जाएंगे और फिर इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, कुछ इतना। अब अगर मैं बैक करके दिखाऊं तो एक कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है। अब जैसे ये छोटा हो रही है ना, तो यही से इसका शेप का साइज को हमें बड़ा करना है, बैकग्राउंड वाला। तो जैसे छोटा हो रही है, लाइक यहाँ पे, यानी कि मिडल वाला जो की फ्रेमिंग पॉइंट है ना, इसका ए वाला, यही से हमें चेंज करना है। तो बैक कर लेता हूँ, एडिट शेप पे जाऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ साइज पे, रेडियस पे भी की फ्रेम दे देंगे। अब थोड़ा सा आगे करके लाइक यहाँ पे, और इसका साइज को जैसा चाहिए वैसा कर लो। इस तरीके से मैं बढ़ा लेता हूँ। अब इसके बीच में जो ग्राफ था उसको अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला ग्राफ जो इससे पहले हम लोगों ने कॉपी कर रखा था। अब देखो यहाँ पे ये जैसे शेप बदल रही है ना, तो क्लिक हेयर वाला ऑप्शन वहीं पे है, मतलब टेक्स्ट, तो उसको हमें हटा देना है। स्टार्टिंग वाले से जहां से चेंज हो रही है ना टेक्स्ट, वहीं पे जाओ, बैक कर लो और जो टेक्स्ट वाला लेयर है उस पे जाओ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाओ, की फ्रेम दो। अब थोड़ा सा आगे करके लाइक यहाँ पे इसको 0 कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है फाइनल। बट यहाँ पे देखोगे ना तो कर्जर पीएनजी अभी भी रुका हुआ है, तो उसको भी हमें हटाना है। तो जैसे क्लिक हुआ है यहीं पे हम हटा लेंगे। तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ, आगे करके इसको मैं 0 कर लूंगा। एंड डन, ये भी हो गया है। सही है। उसी तरीके से बना के और भी काफी चीजें कर सकते हो। इसके ऊपर तुम ग्राफ अप्लाई करो या कोई भी एलिमेंट, काफी बेटर लगेगा।
ओके, सो गन एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए अगेन एलाइट मोशन को यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाता हूँ और मैंने एक गन पीएनजी डाउनलोड किया था, उसको ऐड करना चाहूंगा। बहुत ही इजीली तुम्हें गूगल में मिल जाएगी, तो फटाफट से मैं ऐड कर लेता हूँ। अब तुम चाहो तो इसका शेप भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि पीएनजी यूज करो, बट मैं पीएनजी पे ही बताने वाला हूँ। तो अब एक काम करते हैं, इसको चाहो तो ऐसा ही यूज कर सकते हो, बट इसको मैं फ्लिप करना चाहूंगा। तो कॉर्नर्स के 3 डॉट पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटली को टच कर देता हूँ और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके स्केल पे क्लिक करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। साथ ही पोजीशन पे जाके इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। एंड जब इतना हो जाए तो इसका टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 5 सेकेंड कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। एंड स्टार्टिंग पे आएंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ। फिर आगे की तरफ जाके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करना है। यहाँ पे एक चीज नोट करना कि सारा गेम जो है ना वो ग्राफ का ही है। तो ग्राफ पे जाते हैं और राइट हैंड साइड के सेकेंड वाले ग्राफ पे क्लिक करके फोर्थ वाले ग्राफ को अप्लाई कर लेते हैं, जो कि रैंडम बाउंस होगा। अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखने वाला है, जो कि ऑफकोर्स काफी सही लग रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बैक करके स्टार्टिंग पे जाएंगे और फिर एक और हैंड पीएनजी ऐड करने वाला हूँ। तो उसको भी मैंने डाउनलोड किया था, इसको ऐड कर लेते हैं और इसको भी फ्लिप करेंगे। साथ ही मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे जाके छोटा करके एंड इसका पोजीशन को सेट कर लेते हैं। एंड मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है। अब टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेंगे, टैग करके स्टार्टिंग पे आएंगे और फिर जो हैंड पीएनजी वाला लेयर है इस पे क्लिक करेंगे। देन पेरेंटिंग एंड नल वाले ऑप्शन पे जाके इसको पेरेंट कर देता हूँ गन के साथ। अब इसमें क्या होगा कि गन के साथ ही जो हैंड है वो भी बाउंस करेगा, कुछ इस तरीके से। नाउ यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो, जो कि मैंने डाउनलोड किया था, ये भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके अंदर एक बार मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखना कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे जो है ना फालतू पार्ट है, तो आगे का हटा के इसको यहाँ पे स्टार्टिंग पे लेके आएंगे एंड देन इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाएंगे, एड इफेक्ट, और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे क्रोमा की, ए वाला अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे और फिर यहाँ से हमें ग्रीन को चूज कर लेना है। अब देखोगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन स्क्रीन अभी भी दिख रही है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से थ्रेशोल्ड को बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इतना करने के बाद इसका साइज को छोटा बड़ा जो भी है कर लो एंड इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो एक और चीज हम कर सकते हैं कि ये जो है ना इसको भी पेरेंट कर दो गन के साथ, ताकि इसके साथ ही वो भी हिले। अब यहाँ पे कम हो रही है तो कोई इशू नहीं है, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्लेस कर लो। एंड लो जी, हमारा गन एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने पीएनजी ऐड किया था, लेकिन तुम चाहो तो वेक्टर ड्राइंग को यूज करके एक गन पीएनजी बना सकते हो, यहीं पे ड्रॉ करके। अब जब तुम की फ्रेमिंग का एडवांस एडिटिंग सीख चुके हो तो चलो कुछ प्रो टिप्स भी ले लो। हर इंपॉर्टेंट एनिमेशन में ईज इन ईज आउट को मैनुअली एडजस्ट करना, प्रीसेट पे 100% डिपेंड नहीं होना है। की फ्रेमिंग के डिस्टेंस को जितना गैप करोगे उतना ही स्मूथ एनिमेशन बनेगी। की फ्रेमिंग लगाते टाइम टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेना, जिससे एक्यूरेट टाइम पे की फ्रेमिंग लग जाए। की फ्रेमिंग का कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसको फॉलो करने से तुम्हारा काफी टाइम बच सकता है। ओके, तो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, अब तुम की फ्रेमिंग का मास्टर बन चुके हो। अब ऐसे ही मास्किंग का भी मास्टर बनना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो मास्किंग, नेक्स्ट वीडियो इस पे भी बना दूंगा। और हाँ, अपने भाई के इस मेहनत के लिए इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना प्लीज। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।